आपको लग रहा होगा क्योंकि आपका मिड कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो ज़्यादातर लोगों का होता है, तो आपको 30-40-50% नीचे कट दिख रहा है, लेकिन लार्ज कैप्स उतना करेक्ट नहीं हुए हैं जितना ग्लोबल मार्केट करेक्ट हो गए। अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है वैल्यूएशन के कंप्रेस होने की, ये बात सीएलएसए ने आज बोली। और ये 30 साल के उन्होंने जितने भी करेक्टिव फेजेस आए हैं उनको एनालाइज किया और देखा कि ये जो है 30 साल में तीसरा सबसे बड़ा स्लो ग्राइंडिंग, एकदम धीरे धीरे सरकता हुआ बाजार है, कहीं नहीं जा रहा, टाइम करेक्शन, ये बहुत पेनफुल होता है। बट इसमें कैसे बिहेव करना चाहिए ये हम पूछते हैं अमित खुराना के साथ, दौलत कैपिटल के। अमित बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ क्लोजली काम कर चुके हैं और बाजार में करीब करीब 22-23-25 साल के हिसाब से काम करते आए हैं। अगर आप बताएं अमित, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ग्राइंडिंग मूव है, बहुत सक्सेसफुल ट्रेडिंग भी नहीं हो पा रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है डेटा पॉइंट्स जैसे इमर्ज और इनको देखते हुए नियर टर्म के लिए? थैंक यू अजय। आई थिंक बाजार में जो हेडविंड्स साल के शुरुआत में दिखी वो अभी प्ले आउट हो रही हैं और उसके हिसाब से जो बाजार का रिएक्शन है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो करेक्शन फेज है अभी ओवर नहीं हुआ है, हमें एक बाउंस बैक मिलने की उम्मीद है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि अभी वो बाउंस बैक भी नहीं दिख रहा है। सो इट्स क्वाइट अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू लेके ओवर 6-9 मंथ्स मेरा प्रेफरेंस रहेगा। मुझे अभी भी लगता है कि करेक्टिव फेज बोथ फ्रॉम अ वैल्यू एंड टाइम करेक्शन बाकी है और इसीलिए इन्वेस्टर्स को अभी इस लेवल से भी बहुत कॉशन और बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत डिफेंसिव पोर्टफोलियो और एक ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ पे कैपिटल प्रिजर्वेशन आपका एक प्राइमरी टारगेट हो रादर देन रिटर्न जनरेशन, उस हिसाब से हमें अगला 6 महीना निकालना पड़ेगा। ऐसा हमारा बेस केस हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। मैं आपसे आईटी पे एक व्यू लेना चाहूंगा अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि 2 साल 2.5 साल का सॉलिड अप मूव जो है वो रिवर्स हो रहा है और दूसरा ग्रोथ इन्वायरमेंट भी इनका थोड़ा चैलेंज हो गया है। यूएस और ग्लोबल फेसिंग कंपनीज है ज़्यादातर हमारी लार्ज आईटी कंपनीज, और वो पूरा ग्रोथ उनके इन्वायरमेंट में ही पूरा हिल गया है। 4-5 डाउनग्रेड्स आए लास्ट 3-4 दिनों में। मैं आपको क्विकली उसका एक समरी दूंगा, फिर आपका व्यू लूंगा और कुछ स्टॉक्स आपके अगर आप शेयर कर सके। देखिए, नोमुरा, जेपी मॉर्गन, निर्मल बांग, वैल्यू केस जो बड़ी एक पीएमएस है, उन्होंने भी कहा इस एरिया को बिल्कुल नजरअंदाज करें। शरद हमारे साथ हैं एक समरी के लिए। शरद बताइए। फोकस आईटी सेक्टर में रहेगा और मल्टीपल ब्रोकरिंग हाउसेज में जो है डाउनग्रेड्स देखने को मिल रही है और नोमुरा एक्सपेक्ट करे लगभग 16 से लेकर 38% तक का जो उनके जो टारगेट प्राइस है उन्होंने कट कर दिए हैं। ये आपके लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स ले लीजिए या मिड कैप आईटी स्टॉक्स ले लीजिए। इसके अलावा जो है स्लो डाउन आगे चलते हुए का अनुमान है और जो रेवेन्यू है वित्त साल 2024 के लिए उसको भी जो है एक टाइप से डाउनग्रेड किया गया है रेवेन्यू वाइज। ग्रोथ स्लो डाउन जो है आगे जो है समय से पहले हो सकती है और ब्रोकरेज ने वार्न किया कि जो ईपीएस है 2023 और 2024 का उसका लगभग 0 से लेकर 5% तक का जो है डाउनटिक देखने मिल सकता है और महंगाई के कारण जो है क्लाइंट बजट्स में इम्पैक्ट पड़ने वाला है और जो वेज इन्फ्लेशन है उसके कारण पिछले 3 या 4 क्वार्टर से ऑलरेडी मार्जिन में दबाव देखने को मिला है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंटर जो है ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। इसके अलावा जो है एट्रिशन, उसके कारण सप्लाई साइड प्रेशर भी जो है जारी रहने वाली है अगले 3 से 4 क्वार्टर के लिए और आगे जाते हुए अर्निंग्स डाउनग्रेड और जो मल्टीपल्स होती है पी मल्टीपल्स वैल्यूएशंस उनकी कॉन्ट्रैक्शन का जो है एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो वैल्यूएशंस है आईटी सेक्टर के वो अभी भी 10 साल के एवरेज के ऊपर हैं। बताइए आपकी प्रेफरेंस क्या है, और यहाँ से 5-10% गिरते हैं तो आप कौन सा लेंगे और आपका व्यू क्या है आईटी पे? देखिए, आईटी पे व्यू हमारा भी काफी टाइम से नेगेटिव ही रहा है और काफी सारे स्टॉक्स में सेक्टर में ओवरऑल काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो कुछ स्टॉक्स अट्रैक्टिव जरूर लगते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज जो हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी मिड कैप आईटी वर्सेस लार्ज कैप आईटी बहुत बड़ा एक प्रीमियम पे कोट करता है और कुछ स्टॉक अभी भी ऐसी वैल्यूएशंस पे है जो मुझे लगता है कि यहाँ से भी 20-25% गिर सकती हैं ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 क्वार्टर्स। एक और एंगल जो अभी हमने नहीं देखा है, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जो आपके एंकर ने भी हाईलाइट किया, वो ये कि जो एस्टिमेट्स हैं अर्निंग्स के 23 और 24 के, वो अभी डाउन साइकिल चालू हुआ है। अब वो डाउन साइकिल कितना एक्सट्रीम जा सकता है अभी इस चीज के बारे में एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि वो डाउन साइकिल काफी लंबा जा सकता है
और इसकी वजह से जो वैल्यूएशन डी रेटिंग होगा वो अभी भी परसिस्ट करेगा. सो मेरा टेक ऑन आईटी इज मोर ऑन दी न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड. हाँ, जहां तक बात है कि किस स्टॉक में एक सर्टेन लेवल पे इन्वेस्ट करें, उस हिसाब से हमारे को एक HCL टेक एक काफी सस्ता डिविडेंड यील्ड पर भी काफी उसका अच्छा एक रिटर्न पोटेंशियल दिखता है. अदर देन दैट आई वुड रिजर्व माय जजमेंट एट दिस स्टेज ऑन एनी ऑफ द आईटी स्टॉक्स. ये हमारा व्यू पिछले 6 महीने से रहा है और मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर शायद इस सेक्टर में बहुत ज्यादा रिटर्न के पोटेंशियल नहीं आएगा, ऐसा हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं. एब्सोल्युटली अमित, गुड आफ्टरनून. इनफैक्ट हम भी कुछ डेटा पॉइंट अपने व्यूअर्स के लिए भी लेकर आएंगे. इनफैक्ट ये हम कई दिनों से दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पी कंप्रेशन आप प्री कोविड लेवल्स पर जो पी मल्टीपल्स हैं कई सारी कंपनियों के तो उससे भी अट्रैक्टिव है. HCL टेक अगर हम देखें यहाँ पर खैर ये डिफरेंट सेट ऑफ ग्राफिक है कि कैसे जो करंट जो फॉरवर्ड पी है और हाई फॉरवर्ड पी थी उससे अब कितना करेक्ट हो चुके हैं. तो वाकई सबसे अट्रैक्टिव यहाँ पर आपने HCL टेक बोला. यानी अगर ग्रोथ स्टॉक्स में जब बाउंस बैक आना शुरू होता है, यहाँ पर बाइंग इमर्ज होनी शुरू होती है, तो जाहिर तौर पर बाजार ऐसे स्टॉक्स को पिक करना चाहेगा. तो HCL टेक क्या आपकी एक प्रेफर्ड पिक आपने बताया. ऐसे ही अगर एक और व्यू रहता है क्योंकि IT और बैंक्स यानी अभी फिलहाल कहीं ना कहीं बैंक्स और स्पेशली प्राइवेट बैंक स्पेस वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है. उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं. हम भी लगातार अपने चैनल पे बता रहे हैं व्यूवर्स को कि किस तरह से क्रेडिट ऑफ टेक डिपॉजिट ग्रोथ से भी ऊपर है और वो एक बड़ा रीज़न है कि और स्पेशली स्टेट रन बैंक्स भी आप बात करें PSU स्पेस के. सो यहाँ पर एसेट क्वालिटी, इनकी बैलेंस शीट, इन सबको फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है. तो यहाँ पर इस स्पेस पर आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? ये बैंक्स में हमारी प्रेफर्ड पिक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक और ICICI बैंक रहे हैं. एंड प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारा प्रेफरेंस सिर्फ SBI ही रहा है और वो काफ़ी टाइम से वही एक पब्लिक सेक्टर बैंक हमने रिकमेंड किया है. आपने जैसे पहले हाईलाइट किया कि बैंक्स का जो कैपिटलाइजेशन है, जो उनका स्ट्रेंथ है बैलेंस शीट का, जो उनका एसेट क्वालिटी का स्ट्रेंथ है, वो बहुत ही रिमार्केबल रहा है और इसीलिए शायद वो इस पूरी करेक्शन में आउट परफॉर्मेंस का पोटेंशियल दिखाने के लिए उनके पास एक सॉलिड बेस है. और यही हमारा मानना है कि वर्सेस IT वन शुड बी ओवरवेट ऑन बैंक्स एंड अदर डिफेंसिव. सो बैंक्स इन अ वे एक हिसाब से डिफेंसिव का काम भी कर सकते हैं इस सिनेरियो में इन द पोर्टफोलियो. पहले कभी ऐसी मंदी में हमने ये देखा था कि बैंक्स की थोड़ी बैलेंस शीट और एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स होते थे. फॉर्चुनेटली वो कंसर्न्स इस बार इंडिया मार्केट में नहीं दिखाई दे रहे और ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट फैक्टर हो सकता है ओवरऑल मार्केट और ओवरऑल सेंटिमेंट के लिए, ऐसा मैं मानता हूं अगले 6 से 8 महीने के लिए. क्लियरली यहाँ पर बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पर भी बात होती हुई दिख रही है और यहाँ पर तमाम सेक्टर्स जो हैं जो बाजार को तेजी प्रदान कर रहे थे वो भी अब फिलहाल थकान महसूस करते हुए दिख रहे हैं. लेकिन अमित, गुड आफ्टरनून. अब जिस तरह से हम देख रहे हैं ये सारे सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हैं, ऐसे में रिजल्ट की अगर बात करें Q4 FY22 के नंबर्स का सीजन चल रहा है और नतीजों में अपग्रेड के सामने डाउनग्रेड्स जो है वो ज़्यादा नजर आ रहे हैं. रिजल्ट स्पेसिफिक भी बाजार से कोई ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है. आप रिजल्ट सीजन को कैसे देख रहे हैं? आपने ठीक कहा. हमारे पूरे कवरेज यूनिवर्स में अबाउट 170 स्टॉक्स जो हम कवर करते हैं, ये क्वार्टर सेकंड बैक टू बैक क्वार्टर था जबकि हमारे कवरेज यूनिवर्स में डाउनग्रेड्स की संख्या अपग्रेड से ज्यादा रही और ये Q3 में भी ऐसा था और हमारा ऐसा मानना था कि शायद Q4 एक बॉटम बनाएगा. लेकिन जो कॉर्पोरेट कमेंट्री और जो हमारे एनालिस्ट का एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें लगता है कि शायद ये Q1 और Q2 तक भी एक्सटेंड कर सकता है क्योंकि रियल प्रेशर ऑन द मार्जिन्स जो हमें लगता है वो Q1 में रिफ्लेक्ट होगा बहुत सारे बिजनेसेस के लिए. तो इसलिए जब तक ये डाउनग्रेड साइकिल चलता रहेगा बाजार का रीरेटिंग और सेक्टर्स और कंपनीज का रीरेटिंग होना आउट ऑफ द प्लेस हो जाता है, रादर डी रेटिंग के पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती है. एब्सोल्युटली अमित, यानी फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर 2 क्वार्टर्स तक अभी भी आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर मिल सकता है, देखने को मिल सकता है. तो इसके लिए बाजार काफी हद तक प्राइसिंग कर भी रहा है उसे. एक व्यू आपसे और समझना चाहेंगे. एक स्पेस जो बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो चुका है वो है न्यू एज स्टॉक्स. हमने देखा कि जितने भी कंज्यूमर टेक स्टॉक्स थे उन्हें बाजार ने कोविड के समय पर रिवॉर्ड किया. डेटा ड्रिवन स्टॉक्स थे, इंटरनेट स्टॉक्स थे. लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर हम बड़ी सेलिंग देख चुके हैं, लेकिन अब एक कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट आपको जोमेटो ने अपनी गाइडेंस दी वहां से दिखी. पेटीएम में आपको ऊपर के पेटीएम में भी आपको बाइंग फिर से दिखी कई दिनों के बाद. आपका क्या व्यू बन रहा है इन स्टॉक्स पर? देखिए ओवरऑल हमारा व्यू
एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं रादर देन पेंटिंग ऑल द बिजनेसेस इन द सेम फैशन। तो हमारा जोमेटो पे व्यू काफी टाइम से नेगेटिव ही रहा है और काफी करेक्शन भी हुआ है, लेकिन हमें ऐसा मानना लगता है कि इन बिजनेसेस में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ द वैल्यूएशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट करने के लिए। सो काफी सारी लिस्टिंग्स हुई अदर देन पेटीएम, जिसपे हम अब इस लेवल से पॉजिटिव रहे हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है बहुत ही स्पेसिफिक और काफी कॉन्फिडेंट गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 quarters ऑन प्रॉफिटेबिलिटी प्लेइंग आउट। इसके अलावा हमारे को कोई और नए डिजिटल बिजनेसेस में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये काफी सारे बिजनेसेस में जो बेनिफिट मिला एक मेजर लिक्विडिटी सपोर्ट का और काफी सारा कोविड रिलेटेड लॉकडाउन का, वो शायद बेनिफिट्स अब नॉर्मलाइज होंगे और इसीलिए एक रीवैल्यूएशन होगा कि इनमें प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ क्या है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अगले 1 से 2 साल के लिए। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल टू जनरेट इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स रहेगा। राइट अमित, आप एक और मुद्दे पे आपसे बात करते हैं कि आप खुद ही बाजार में इतने टाइम से हैं, और वो है बड़ा आईपीओ सक्सेसफुली करना। इनफैक्ट गवर्नमेंट को आपको ये बात तो देनी पड़ेगी पूरी कि एलआईसी जैसा इतना बड़ा आईपीओ उन्होंने सक्सेसफुली कर लिया। थोड़ा उन्होंने वैल्यूएशन कम किया, थोड़ा ऑफरिंग का साइज कम किया, लेकिन सक्सेसफुली 20,000 करोड़ का आईपीओ कर लिया। और अब इनफैक्ट हमें हमारी एक्सक्लूसिव ये भी न्यूज़ आ रही है कि यही नहीं, गवर्नमेंट अपने डाइवेस्टमेंट प्लान को आगे बढ़ाते हुए सक्सेसफुली अब जहाँ पे उनका रेसिडुअल स्टेक है, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, बात तो आईटीसी की भी हो रही है, वहाँ भी 8% है, इस मुद्दे पर भी आगे बढ़ रही है। और आज का फोकस हिंदुस्तान जिंक पे है। मैं इस पे भी आपसे बात करना चाहूँगा। एक बार प्रकाश को लेके आते हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की, और ये प्रकाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रकाश बताइए, कब तक ये हो सकता है और सरकार आज क्या डिस्कस हुआ कैबिनेट में? प्रकाश, देखिए, कैबिनेट की अहम बैठक थी और बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है, और हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि इसमें एक अहम एजेंडा था माइंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो करीब 29.5% के आसपास है, उसको बेचने के बारे में कैबिनेट से मंजूरी लेने का एक एजेंडा आज की बैठक में था, और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी 29.5% हिस्सेदारी बेचेगी, और हिंदुस्तान जिंक में जैसा कि आपको पता है 64.2% के आसपास हिस्सेदारी जो है वो वेदांता का है। सरकार के लिए एक काफ़ी अहम डाइवेस्टमेंट डील है एक तरीके से आप देखिए, क्योंकि इस साल में अगर बीपीसीएल के विनिवेश को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि बीपीसीएल के विनिवेश पर सरकार पीछे हट चुकी है, तो करीब 36,600 करोड़ रुपए की उम्मीद है कि सरकार को इस हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हासिल हो सकती है। ऐसे में एक सबसे बड़ा विनिवेश जो है इस साल सरकार के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन से संबंधित जो मसले थे वो वापस ले लिए गए हैं वेदांता के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है कि ओपन मार्केट में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। कुछ दिन पहले दीपम सेक्रेटरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि ओएफएस रूट से सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है 29.5% वो बेचेगी। तो एक तरीके से बड़ा डिसीजन है, अहम फैसला है। इस फैसले के बाद औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, और जल्द ही सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगी। हाँ, बहुत बढ़िया प्रकाश, अच्छी स्टोरी ब्रेक थी। चलिए आगे चलते हैं, अमित से लेते हैं। अमित, कुछ भी कहिए, रिफॉर्म एजेंडा को लीजिए, डाइवेस्टमेंट को लीजिए, सरकार आगे बढ़ी जा रही है। ये एक मैसेज भी इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा जा रहा है। अमित, आपका क्या व्यू है? कंप्लीटली एग्री। आई थिंक एलआईसी की आईपीओ की जो प्राइसिंग और साइज को लेके जो कंसर्न्स थे, जिस हिसाब से डिसीजन किया गया और जिस स्पीड से किया गया, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक बहुत प्रैक्टिकलिटी है डिसीजन मेकिंग में, और इस चीज का एक रिस्पॉन्सिवनेस है कि अगर बाजार के हालात या किसी एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसके हिसाब से हम कैसे डिसीजन लें, रादर देन कि इस बात को हम करें कि अब हम डिसीजन ही नहीं लेंगे और वो चीज 1 साल 2 साल 3 साल, जो हमने देखा है ऐसे फेजेस रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन गवर्नमेंट्स के वेरियस पार्टीज के टाइम पे, कि वो डिसीजन फिर 5-5 साल 10-10 साल नहीं होता था। फॉर्चुनेटली ये सरकार अपने डिसीजन मेकिंग में काफी प्रोएक्टिव रही है, और आई थिंक इस बात का डेफिनेटली बेनिफिट इंडिया को मिला है। आई मीन ऑल सेड एंड डन, इंडिया अभी भी आउट परफॉर्मिंग मार्केट है।
बिल्कुल अमित, ऑफ कोर्स इंडिया जिस तरह से आप कह रहे हैं अभी यहाँ पर मोमेंटम या कह सकते हैं कन्विक्शन कायम है, लेकिन कुछ तमाम प्लेज अगर सरकार की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कम करने के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। ताज़ा खबरें हमने पिछले हफ्ते इस हफ्ते भी देखी, स्टील स्पेस पर जिस तरह से बड़ी प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को लेकर जो बढ़त आती हुई दिखी, पेट्रोल डीजल को लेकर जो खबर आई, ताज़ा खबर सरकार ने सोया सनफ्लावर तेल पर इम्पोर्ट कस्टम सेस जो खत्म करने की बात कही है, अभी शुगर स्पेस को लेकर भी। क्या आपको लगता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑफ कोर्स इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन इससे एक ईज आउट सिचुएशन आती हुई दिखेगी? देखिए, ईज आउट डेफिनेटली होगा, खास करके जो एक्साइज ड्यूटी कट किया गया है फ्यूल पे, उसका एक बड़ा पास थ्रू इकोनॉमी में आता है, उसको आने में 4 से 6 हफ्ता लगेगा। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये रियलाइजेशन था कि जून जुलाई अगस्त में जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो बहुत खराब होगा, और इसी के रिस्पॉन्स में ये स्टेप्स लिए गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन करते हुए थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जाता ऊपर एकदम से है, लेकिन नीचे आने के लिए उसको स्टेप वाइज मंथ ऑन मंथ काफी टाइम लगता है। लेकिन इस बात का प्रोएक्टिविटी शो करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उससे आरबीआई को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकती है वो कर रही है, और इसीलिए उनकी तरफ से भी सपोर्ट जाएगा। तो मैं मानता हूँ एक इस हिसाब से ये डिसीजन मेकिंग राइट वे में जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन को लोअर लाने के लिए काफी एफर्ट लगेंगे, एंड आई थिंक इट विल टेक सम टाइम एज वेल। अमित, एक और व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स अब आप देखें तो 102 के भी नीचे है और एक टाइम पे तो 105 तक टच कर गया था। एक व्यू कि जब भी डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होता है तो इंडिया के लिए अच्छा है, यानी यहाँ पर इमर्जिंग आपके पास फ्लोज आ सकते हैं, एफआईज के फ्लोज आ सकते हैं। आपको लगता है ये रैशनल काम कर सकता है, जहाँ पर जिसके चलते शायद थोड़े फंड्स इंडिया में इमर्जिंग मार्केट में फिर से लौटें? वेल, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो डाउनग्रेड साइकिल है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे वो प्ले आउट होगा। सो डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आने का ये हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर थोड़े दिन के लिए रुक जाए। जैसे मैंने पहले आपको हाईलाइट किया कि हम ऐसा मानते थे कि शायद एक बाउंस बैक विच वुड बी वेरी मीनिंगफुल बाउंस बैक आने का उम्मीद था, लेकिन डॉलर इंडेक्स करेक्शन के बाद भी वो बाउंस बैक उतना स्ट्रांग नहीं आया जितना मेरा मानना था। तो ये जो ओवरऑल साइकिल का ट्रेंड है वो डायरेक्शनली नेगेटिव है, तो इसीलिए डॉलर इंडेक्स में अगर छोटा मोटा वेरिएशन होता है तो शायद उसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखाई देगा। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि डॉलर इंडेक्स और शार्पली नीचे जाता है, लेट्स से 3 से 4%, 5% और नीचे जाता है, तो फिर इनफ्लोज का पॉसिबिलिटी या सेलिंग का कंप्लीटली रुक जाना वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन इस वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इनफ्लोज आएंगे। Coincidentally, you already are seeing inflows in the debt market in India. I mean, just as a point, while we are discussing equities, but debt market, we have started seeing foreign investors beginning to buy Indian debt paper of late. इंटरेस्टिंग, बड़े मजे की बात कही अमित इन्फ्लेशन को लेके कि धीरे धीरे जाता है, जाता बहुत तेजी से ऊपर है लेकिन धीरे धीरे नीचे आता है। जैसे मार्केट में कहते हैं ना, निफ्टी जाता स्टेप्स के ऊपर है लेकिन नीचे आता है लिफ्ट में। जो हो रहा है अभी, जाने में 3 साल लग गए थे और 6 ही महीने में नीचे आ गया। तो ये बाजार का तो हाल है। राइट, मुझे आपसे इंश्योरेंस के ऊपर भी काफ़ी देखिए लास्ट 3-4 दिन में इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक मूव आया है, और ये कोविड के चलते प्रेशर में आ गए थे क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे, खूब पैसा देना पड़ रहा था इन लोगों को, क्लेम्स बढ़ गए थे। वैल्यूएशन जोन अभी कैसे देखते हैं आप सारी इन्फ्लेशन ये इंश्योरेंस स्टॉक्स पे? देखिए, इंश्योरेंस में हमारा ऑफिशियल व्यू नहीं है, लेकिन मैं एक आपको जनरल व्यू दे सकता हूँ। वो ये है कि काफी सारा इनमें वैल्यूएशन करेक्टिव हुआ है, अंडर परफॉर्म भी किए हैं स्टॉक। एक डिफेंसिव रूप में इनको देखा जा सकता है, काफी अच्छे फ्रेंचाइजेस हैं। मेरा कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस ऑफिशियल लेवल पे इन स्टॉक्स पे अभी नहीं है। और बताइए, क्या अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या आप ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियोज में? करेक्शन तो बहुत अच्छा आ गया स्टॉक में, बताइए, बट क्या स्टडी कर रहे हैं, थीम्स, उसी के बारे में कुछ बताएं दौलत पे। देखिए इस समय हमारे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक्स एक ऐसा सेक्टर है जिसे हम प्रेफर करते हैं, और डिफेंसिव में हमें लगता है कि फार्मा, जिसमें एक काफी अच्छा ग्रोथ का विजिबिलिटी अगले 2 साल का बनता है, लार्ज कैप फार्मा इन पर्टिकुलर, जिसमें हमारा प्रेफरेंस है और हम वो काफी एग्रेसिवली रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कंज्यूमर स्टेपल्स एट लोअर लेवल्स काफी एग्रेसिवली रिकमेंड किया था, क्योंकि खास करके वो कंपनीज को जिनकी प्राइसिंग पावर अभी भी इंटैक्ट है। स्टेपल्स में वो काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, सेलेक्टिवली। तो उस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर प्रेफरेंस कि उनका क्या रिस्क एपेटाइट है, इन्वेस्टर्स अपना एक्सपोजर बना सकते हैं। स्पेसिफिकली
ऑन बैंक्स मैंने आपको पहले ही हाईलाइट कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोटक और आईसीआईसीआई बैंक और पीएसयूज में एसबीआई इज द ओनली प्रेफरेंस वी हैव। ऑलराइट अमित, एक व्यू आप अपना फार्मा स्पेस पे भी शेयर करें। रीसेंट नंबर्स जो आए जैसे डॉक्टर रेड्डीज के और उसके बाद कमेंट्री में जिस तरह से यूएस मार्केट से एक बड़ा ट्रिगर रहा, वहाँ मार्जिन प्रेशर आपको फिर से दिखते हैं, तो ऐसे में तो इंडियन फार्मा के लिए यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग होगी। ऐसे में फार्मा स्पेस पर आप बुलिश हैं कि यहाँ पर आपकी कोई बेट्स होंगी? मैं एक मिनट ऐड करना चाहूंगा एक ही बात अमित। हम और प्रियंका काफी कंफ्यूज थे, इनफैक्ट हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक तरफ तो लुपिन है, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वैल्यू डिस्ट्रक्शन जारी है वहां पे। आज भी नया 52 वीक लो था, 4 साल का रो है एक्चुअली, आप शायद 52 वीक दिख रही हैं, बट 2100 रुपए से नीचे आ रहा है। दूसरी तरफ डीवीज है जो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया बाजार को, राइट। और वहां डीआरएल जो इतनी बढ़िया कमेंट्री दी, मोटा मोटी अगर आप देखें तो इन सब के टारगेट मार्केट्स तो एक ही है यूएस। तो ये कैसे हुआ? आप जरा कंपनीज के बिजनेस मॉडल से बात करें, स्टॉक्स पे नहीं। कंपनी को सेम वे में देखना इज नॉट द राइट थिंग। हर कंपनी का अपना एक टारगेट मार्केट, टारगेट सेगमेंट, टारगेट वे ऑफ R&D होता है। एक समय ल्यूपिन बहुत ही फेवरेट स्टॉक था क्योंकि उनके न्यू लॉन्चेस बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर रहे थे। जब वो न्यू लॉन्चेस, नई जो प्रोडक्ट्स हैं, जब वो आना बंद हो जाती हैं तो ग्रोथ अपने आप रुक जाता है और उन प्रोडक्ट्स में फिर प्राइसिंग प्रेशर के आने से कंपनीज को भी नुकसान होता है। आपने बताया ल्यूपिन और डीवीज के बारे में। अब अदर साइड पे हम देखें तो रेड्डीज ने काफी अच्छी कमेंट्री दी, काफी कॉन्फिडेंट कमेंट्री दी। अगर आप सन फार्मा का परफॉर्मेंस देखें तो सन फार्मा इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द एंटायर सेक्टर पिछले कुछ महीनों से, और मेरा ऐसा मानना है कि अगले 4 से 6 क्वार्टर के लिए काफी वेल पोजिशनड है ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक मार्केट। इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हमें लगता है कि फार्मा कंपनी सिर्फ यूएस में प्रोडक्ट सेल करती है। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है अपने आप में। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको प्राइस हाइक्स भी अभी रिसेंटली अलाउ हुए हैं। तो ऐसी थेरेपीज जो कोविड लॉकडाउन के दौरान नहीं जा रही थी, अब वो थेरेपीज भी वापस आती हैं और वो काफी सारी थेरेपीज जो होती हैं वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की होती हैं। यही बेनिफिट उनको यूएस मार्केट में भी मिल सकता है। तो जिन कंपनीज का वो थेरेपीज रहेंगी उनको अब एक बेनिफिट दिखना चालू होगा। तो इसमें बहुत सारे रेगुलेटरी पार्ट, मार्केट का स्ट्रक्चर का पार्ट और प्रोडक्ट प्रोफाइल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है फार्मा कंपनीज के लिए। तो इसलिए मैं जब भी हम फार्मा की बात करते हैं तो वो एक तरह की कंपनीज का नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मॉडल्स प्ले आउट होती हैं और किस मॉडल में आप किस फेज में पैसा इन्वेस्ट करें और किस एक्सपेक्टेशन से करें, ये इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जैसे सन, रेड्डीज, ये सिप्ला फॉर दैट मैटर, सिप्ला की कमेंट्री बहुत अच्छी थी। उनके लॉन्च पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है अगले 12 से 18 महीने के लिए। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कंपनीज रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगी अगले 12 से 18 महीने के लिए। राइट, एब्सोल्युटली अमित, इंटरेस्टिंग व्यू, इनसाइट, इनफैक्ट काफ़ी इनसाइट्स मिले आपसे। शुक्रिया आज समय देने के लिए, थैंक्स वेरी मच अपना टाइम देने के लिए और ये सारे मैटर पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।